हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। नमस्ते। हमारा चैप्टर 7 चल रहा है परमाणु सिद्धांत तथा तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और उनके गुणधर्म, इनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। तो आपने परमाणु सिद्धांत के बाद विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए परमाणु मॉडल को हमने यहाँ पर पढ़ा है। ये परमाणु मॉडल परमाणु की संरचना को स्पष्ट करने के लिए दिए जा रहे हैं। थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया, रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया। इन दोनों के मॉडल की कोई कमियां रह गई थी और उन कमियों को रहने के बाद नील्स बोहर नाम के वैज्ञानिक ने अपना परमाणु मॉडल दिया और नील्स बोहर ने अपने परमाणु मॉडल की 6 या 7 परिकल्पनाएं बताई थी, जिनको पिछले वीडियो में आपको समझाया गया था। आज हम बात करते हैं कि नील्स बोहर के द्वारा जो परमाणु मॉडल दिया गया था, उस परमाणु मॉडल से जो परमाणु मॉडल दिया गया वो परमाणु मॉडल रदरफोर्ड का जो मॉडल था उससे ज़्यादा विकसित था। रदरफोर्ड के मॉडल से तो ज़्यादा विकसित था और इस मॉडल के द्वारा परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या भी की जा सकती थी, रैखिक स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या की जा सकती थी नील्स बोहर के मॉडल के द्वारा। लेकिन फिर भी ये परमाणु के बारे में सारी चीज़ों को स्पष्ट नहीं कर सका, इसलिए नील्स बोहर के परमाणु मॉडल के अंदर भी कुछ कमियां रह गई थी। तो स्टूडेंट्स, आज हम नील्स बोहर के परमाणु मॉडल की जो कमियां रह गई थी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम नोट करते हैं नील्स बोहर के द्वारा जो दिया गया परमाणु मॉडल था उसमें क्या क्या कमियां रह गई थी वो यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं नील्स बोहर के परमाणु मॉडल की कमियां, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहली कमी नील्स बोहर के द्वारा दी गई मॉडल की, आपको खूब पता है कि नील्स बोहर ने जब अपना परमाणु मॉडल दिया था तो उसने पहले बता दिया था कि हाइड्रोजन का परमाणु मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। वो बताया था ना कि वो कौन सा मॉडल प्रस्तुत कर रहा है, हाइड्रोजन परमाणु का। तो बच्चों, आपको पता है कि हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक 1 होता है, यानी कि सबसे छोटा परमाणु है। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है, 1 परमाणु की कक्षा है। तो सबसे छोटा परमाणु है। अब सबसे छोटे परमाणु को तो इसने एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया, लेकिन अगर बड़े परमाणुओं की बात की जाए जिनका परमाणु क्रमांक 30, 40, 50, 60 है, तो उन परमाणुओं के मॉडल को ये व्याख्या नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ये इसकी पहली कमी रहेगी। ये लिखते हैं अधिक इलेक्ट्रॉन वाले, अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु, अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु प्रतिरूप को इस मॉडल द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता। क्योंकि समझ आ गई होगी बात, इसने हाइड्रोजन के बारे में बताया था। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वालों परमाणु लेंगे, जैसे अगर हम 40 कोई परमाणु क्रमांक है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 40 ही होगी। तो अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन आ गए, अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उस मॉडल को ये व्याख्या नहीं कर पाएगा। दूसरी इनकी जो कमी थी कि उच्च भेदन क्षमता वाले उपकरणों से देखने पर पता चला, उच्च भेदन क्षमता वाले उपकरणों से देखने पर
पता चला उच्च भेदन क्षमता वाले उपकरणों से देखने पर पता चला कि परमाणु का रैखिक स्पेक्ट्रम परमाणु का रैखिक स्पेक्ट्रम परमाणु का स्पेक्ट्रम की व्याख्या की थी ना इसने भाई। स्पेक्ट्रम के अंदर जिस तरह से जो लाइनें आई थी उनकी व्याख्या की थी इसने, नील्स बोर ने। तो रैखिक स्पेक्ट्रम में एक से अधिक लाइनों में बटा हुआ है, एक से अधिक लाइनों में बटा है। बोर इसका स्पष्टीकरण नहीं दे सके। बोर इसका स्पष्टीकरण नहीं दे सके। और एक कमी और थी कि परमाणु द्वारा रासायनिक बंध बनाकर अणु बनाने की जो प्रक्रिया है, यह परमाणु द्वारा रासायनिक बंध बनाकर अणु बनाने की प्रक्रिया को स्पष्ट नहीं कर सका। तो बच्चों देखो कि रदरफोर्ड के बड़ी सावधानी से रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी रदरफोर्ड के इस मॉडल में ये त्रुटियां रह गई। ठीक है ना। पहली त्रुटि तो क्या थी, इसने हाइड्रोजन का मॉडल दिया, इसलिए अधिक इलेक्ट्रॉन संख्या वाला अगर कोई परमाणु हो गया तो उसके अंदर ये परमाणु मॉडल फिट ही नहीं होता है, उसकी व्याख्या नहीं कर पाता है। दूसरी बात, इसने स्पेक्ट्रम के बारे में स्पष्टीकरण दिया था, लेकिन वही बात है कि इसने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का स्पष्टीकरण दिया था। अगर थोड़े से बड़े अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु आ गए तो उसके अंदर जो रैखिक स्पेक्ट्रम बनता है उसमें एक से अधिक लाइनें आने लग जाती हैं, और एक से अधिक लाइनें जब आती हैं तो इससे पूछा गया कि साहब एक से अधिक लाइनें क्यों आती, तो ये उस चीज़ का कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। तीसरी कमी में ये कहता है कि परमाणु जब एक दूसरे के साथ रासायनिक क्रिया करते हैं तो वो रासायनिक बंध से एक दूसरे के साथ बंध जाते हैं और बंधने के बाद अणुओं का निर्माण करते हैं। परमाणु से तो अणु का निर्माण होता है। तो इन अणुओं का निर्माण कैसे होता है और किस तरह से ये एक दूसरे के साथ बंध बनाकर बंध गए, इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाए नील्स बोर। तो इसलिए इनका परमाणु मॉडल जो था काफ़ी आधुनिक था, लेकिन फिर भी इनके परमाणु मॉडल को मान्यता तो मिली, लेकिन इसके अंदर कुछ कमियां भी रह गई थी। और इन कमियों को फिर आगे आने वाले और वैज्ञानिक हैं जिन्होंने दूर किया था, और उन वैज्ञानिकों के बारे में आप 11वीं क्लास में पढ़ोगे। ठीक है ना। तो आपके सिलेबस के अनुसार नील्स बोर का परमाणु मॉडल और उसकी कमियां यहाँ तक ही दिया गया है। ठीक है ना बच्चों। तो हमको देखो थॉमसन का मॉडल पढ़ना है, रदरफोर्ड का मॉडल, प्रयोग और उसकी कमियां, नील्स बोर के परमाणु मॉडल की विभिन्न परिकल्पनाएं और नील्स बोर के परमाणु मॉडल की कमियां, यहाँ तक हमको ये पढ़ाई करनी है। ठीक है ना। तो परमाणु की संरचना को स्पष्ट करने वाले विभिन्न प्रकार के जो ये मॉडल हैं ये आपको पढ़ा दिए गए हैं। और अब हम परमाणु की इतनी संरचना को तो समझ गए कि परमाणु का जो आकार होता है वो गोल होता है, परमाणु के बीच में उसका धनावेश केंद्रित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। और ये भी हमको पता चल गया कि परमाणु के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं संकेंद्रित होती हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यहाँ तक हमको परमाणु की संरचना के बारे में पता चल चुका था। अब इतना जब हमको पता चल चुका था तो इसके बाद फिर
प्रकृति के अंदर विभिन्न प्रकार के तत्व पाए गए। प्रकृति के अंदर इन परमाणुओं की खोज करना स्टार्ट कर दिया। परमाणु की खोज करना स्टार्ट कर दिया तो विभिन्न तत्वों के परमाणु यहाँ पर मिले। विभिन्न तत्वों के परमाणु मिले तो वैज्ञानिकों के पास बहुत सारे तत्व आ गए। अब वैज्ञानिकों के पास जब ये तत्व आ गए तो उनके सामने ये प्रश्न खड़ा हुआ कि इन तत्वों का प्रयोग किस प्रकार से हम प्रकृति की भलाई या मानव जीवन की भलाई में कर सकते हैं। तो उसके लिए उन तत्वों के गुणों के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी था और इसके लिए वैज्ञानिकों को करना था तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, तो बच्चों अब हम क्या पढ़ेंगे? तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, तो देखो तत्वों का जो वर्गीकरण का इतिहास है वो बड़ा ही रुचिकर है, बड़ा ही इंटरेस्टेड है। जब तत्वों के बारे में मतलब हम बात करें लगभग कौन सी शताब्दी की? 18वीं शताब्दी की। ठीक है ना, 18वीं शताब्दी की हम बात करें तो 18वीं शताब्दी में सन 1800 की बात कर रहे हैं हम। सन 1800 में वैज्ञानिक जो थे वो 31 तत्वों को खोज कर चुके थे। सन 1800 में वैज्ञानिक कितने तत्वों की खोज कर चुके थे? 31 तत्वों को खोजा। ठीक है, 31 तत्वों को खोज चुके थे। लेकिन इसके साथ साथ जैसे जैसे समय बढ़ता गया और लगभग 1865 तक तत्वों की संख्या हो गई 65। 63 तत्व। 1865 तक तत्वों की संख्या हो गई 63। इसका मतलब वैज्ञानिकों को पता लग गया कि तत्वों की संख्या तो बढ़ती जाएगी। तत्वों की संख्या तो बढ़ती जाएगी। अब तत्वों की संख्या बढ़ती जाएगी तो इन तत्वों का प्रयोग करना है प्रकृति के लिए, मानव जीवन की भलाई के लिए या भी किसी भी चीज़ के लिए। अगर इनका हमको प्रयोग करना है तो हमें इन तत्वों के गुणों के बारे में, भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, ये कहाँ पर मदद कर सकते हैं, कहाँ पर ये नुकसानदायक हो सकते हैं, इस चीज़ की जानकारी हमको होनी चाहिए और इसके लिए ज़रूरी है तत्वों का वर्गीकरण। तो स्टूडेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि अगर आप किसी भी चीज़ का वर्गीकरण नहीं करोगे, उसको सही ढंग से व्यवस्थित नहीं करोगे, अव्यवस्थित को व्यवस्थित ढंग से नहीं रखोगे तो आप उसका प्रयोग भी सही ढंग से नहीं कर पाओगे। जैसे अगर किसी आप मेडिकल की दुकान में जाएं और मेडिकल की दुकान में सारी दवाइयों का एक ढेर बना दें तो वो अव्यवस्थित तरीका हो गया दवाई रखने का। और आप कहें कि मुझे एक बुखार की टेबलेट दो भैया, तो वो बुखार की टेबलेट के लिए पूरे ढेर को खंगालने लगता है और वो घंटों में आपको एक टेबलेट निकाल के देता है। और एक वो ऐसा करता है कि हर उस दवाई को एक खाने में व्यवस्थित कर लेता है, जैसे कि आप मेडिकल की दुकान में देखते हो। और आप टैबलेट मांगते हो तो वो फटाक से जाता है और उसी डिब्बे को लाता है, उसमें से टैबलेट आपको दे देता है। तो अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना लाभदायक होता है। तो तत्व प्रकृति के अंदर उपस्थित तो हैं लेकिन अव्यवस्थित तरीके से पड़े हुए हैं। उनको व्यवस्थित करने के लिए उनका वर्गीकरण करना है। और तत्वों के वर्गीकरण के लिए सबसे पहला प्रयास करने वाला आदमी था डॉबे राइनर। तत्वों का वर्गीकरण, क्या पढ़ रहे हो बच्चों आप? तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों के वर्गीकरण में पहला वैज्ञानिक पढ़ रहे हैं हम डॉबे राइनर। डॉबे राइनर। और डॉबे राइनर ने तत्वों के वर्गीकरण के लिए एक सिद्धांत दिया जिसे बोलते हैं हम त्रिक सिद्धांत। ये आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है ना, मुख्य मुख्य चीज़ों को ध्यान में रखना है। डॉबे राइनर ने तत्वों के वर्गीकरण के लिए कौन सा सिद्धांत दिया?
त्रिक सिद्धांत। और इस त्रिक सिद्धांत के अनुसार उसने क्या किया, देखो मैं लिख रहा हूं, डॉबे-राइनर ने तीन तत्वों के एक मिनट, डॉबे-राइनर ने तत्वों को उनके आरोही क्रम में, उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर तीन तत्वों के समूह बनाए, जिनको त्रिक कहा गया। ठीक है ना, जिनको क्या कहा गया, त्रिक। अब सीधे डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, त्रिक सिद्धांत के अनुसार त्रिक सिद्धांत के अनुसार त्रिक सिद्धांत क्या कहता है, जब तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो पहले और तीसरे, भाई त्रिक बनाए ना, तीन तत्वन के त्रिक बना दिया आपने। अब मैं सीधे चलो त्रिक सिद्धांत को लिख देता हूं, पहले व तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का औसत बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। पहले और तीसरे तत्व के जो परमाणु द्रव्यमानों का औसत है ना, वो बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। तो देखो ये तो त्रिक सिद्धांत हो गया। अब इस त्रिक सिद्धांत के अनुसार डॉबे-राइनर ने 3 त्रिक बनाए। टोटल कितने त्रिक बना सके हुई? 3 त्रिक बनाए, और उनमें पहला त्रिक था इसका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो देखो इस सिद्धांत को लगाओ। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान होता है लगभग 7, पोटेशियम का होता है 39। ठीक है ना। इस सिद्धांत के अनुसार जब पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमानों का औसत, पहला कौन सा है और तीसरा कौन सा है देखो। अब आपको सोडियम का परमाणु द्रव्यमान निकालना है, तो लिथियम प्लस पोटेशियम दोनों के द्रव्यमानों का क्या निकाल देना है, औसत। 7 + 39/2 कितने का आगो, 46/2 बराबर 23। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होना चाहिए, 23। ये कहता है त्रिक सिद्धांत। ठीक है ना। एक त्रिक तो ये हो गया, और दूसरा त्रिक था इसका कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम।
दूसरा त्रिक कौन सा? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। इसमें 40, 137 दोनों का औसत निकालो, 88 आ जाएगा। और तीसरा त्रिक था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का इनका 35, 127, बीच वाले का आ जाएगा कितना? 80। तो देखो पहला त्रिक, दूसरा त्रिक, तीसरा त्रिक, 3 त्रिक बनाए। लेकिन इनके टाइम पर तत्वों की संख्या ज्ञात थी 31। कितने तत्व ज्ञात थे? 31। और बिन 31 तत्वों में थे केवल डोबे रायनर 3 त्रिक बना सके, बाकी तत्वों के त्रिक नहीं बने। तो इन 3 त्रिकों के बाद कोई भी त्रिक वो नहीं बना पाए, इसलिए इनका जो ये वर्गीकरण था तत्वों का, इसको अमान्य कर दिया गया, किसी ने नहीं माना। तो ये तत्वों के वर्गीकरण का एक इतिहास मात्र है। इसमें सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है कि डोबे रायनर ने सबसे पहला प्रयास किया था तत्वों के वर्गीकरण का, और सबसे पहला प्रयास किया गया था वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में उसने तत्वों को व्यवस्थित किया था और त्रिक सिद्धांत दिया था। और त्रिक सिद्धांत में उसने क्या कहा था कि पहले और तीसरे तत्व का जो परमाणु द्रव्यमानों का औसत होता है वो बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। ये उसने अपने त्रिक सिद्धांत में बताया, और ये इस प्रकार के 3 त्रिक बनाए, और याते ज़्यादा वो त्रिक बना नहीं सका, इसलिए इसके सिद्धांत को फेल कर दिया गया। अब जब त्रिक सिद्धांत फेल हो गया तो इसके बाद अगले वैज्ञानिक आए, और अगले वैज्ञानिक आए थे न्यूलैंड्स। अब देखते हैं वो क्या कहते हैं। जब डोबे रायनर फेल हो गया तो उसके बाद अगले वैज्ञानिक आए न्यूलैंड्स। वैज्ञानिक का नाम क्या है? न्यूलैंड्स। और ये न्यूलैंड्स नाम के जो वैज्ञानिक थे, जब ये अपना वर्गीकरण देने लगे तो उस टाइम पर तत्वों की संख्या बढ़कर हो गई 56। तत्वों की संख्या बढ़ गई, कितनी है गई? 56। तो डोबे रायनर ने तो 31 तत्वों का देना था, उसके बाद न्यूलैंड्स जब वर्गीकरण देने आए तो उस टाइम पर तत्व और ज़्यादा खोज ले गए और 56 हो चुके हैं। अब इसको 56 तत्वों का वर्गीकरण देना है। तो इन्होंने अब वर्गीकरण देने के लिए क्या किया? इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया, और इस सिद्धांत का नाम है अष्टक सिद्धांत। न्यूलैंड्स ने कौन सा सिद्धांत दिया? अष्टक सिद्धांत। ठीक है, ये ध्यान में रखना है हमको। तो इसने अष्टक सिद्धांत किस प्रकार से दिया था? देखो, तत्वों को जब उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान कहते हैं चाहे भार कहते हैं, एक ही बात है। द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो अब देखो यहां से सिद्धांत स्टार्ट होता है। प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं। ये न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत है। ध्यान से चेक करो, इन्होंने तत्व को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया और पाया कि प्रत्येक जो 8वां तत्व है उसके गुण किसके समान है? पहले तत्व के। अब देखो, इस सिद्धांत की तुलना
संगीत के सुरों से की गई। और संगीत के सुर कौन से हैं बताओ? सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी। 7 सुर ही तो होते हैं। सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी। 1 2 3 4 5 6 7 नी। और अगलो लिखूं मैं अगर सा, तो 8वां कौन सा आ गया? सा। किसके समान है? पहले के। और सा के आगे फिरते चलेंगे तो क्या आवेगो? रे। तो रे यहाँ कौन सा आवेगो? 8वां, और ये पहलो बराबर रहेगी। तो इससे इसकी तुलना की गई थी। संगीत के 7 सुरों से इसकी तुलना की गई थी। तो इसके अंदर इसने क्या किया कि जैसे तत्वों को जमा दिया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। 20 है ना? 20 तत्वों को इसने जमा दिया परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है ना? अब इसने चेक किया कि प्रत्येक 8वें तत्व का, अगर देखो या मैं 8वां मानूं मैग्नीशियम, तो इसका पहला कौन सा हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका पहला तत्व कौन सा हो गया? बेरिलियम। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम के गुणधर्म समान हैं। प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के समान हैं। अगर यहाँ पर एल्यूमिनियम लियो जाए तो इसके गुणधर्म लिथियम के समान है। समझ में आ रही है बात? कोई से ही तत्व तुम यहाँ से उठाएंगे, अगर मैंने कैल्शियम उठा लियो तो इसके गुणधर्म किसके समान चले जाएंगे? मैग्नीशियम के समान। समझ में आ रही है? ये सिद्धांत के अनुसार। तो इस तरह से न्यूलैंड्स ने अपने अष्टक सिद्धांत को दिया और उसने क्या बताया कि प्रत्येक 8वें तत्व के जो गुणधर्म हैं वो पहले तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं। लेकिन इस टाइम पर तत्व मैंने बताए थे 56 थे मौजूद, पर न्यूलैंड्स का ये सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू हो सका। कैल्शियम से आगे जो भारी परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व है ना, उन पर लागू नहीं हुआ। इसलिए अष्टक सिद्धांत को भी यहाँ पर फेल कर दिया गया। तो स्टूडेंट्स, आपने जो डोबेराइनर और न्यूलैंड्स का जो सिद्धांत पढ़ा है, ये दोनों सिद्धांत तत्वों के वर्गीकरण का एक इतिहास मात्र है। इनको हमें सिर्फ ध्यान में रखना चाहिए कि कौन से वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयास किया, उसने क्या सिद्धांत दिया और उसमें उसने क्या बताया। इसलिए आपको यहाँ पर ये थोड़ा सा समझाया गया है। ठीक है ना? मुख्य रूप से हमारे सिलेबस के अनुसार हमको इसके बाद जब ये सिद्धांत फेल हो गया तो फेल होने के बाद नए वैज्ञानिक आए। कौन? मेंडेलीव। जब ये सिद्धांत फेल हो गया तो कौन से वैज्ञानिक आए? मेंडेलीव। अब मुख्य रूप से हमको मेंडेलीव का वर्गीकरण तो सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। ठीक है ना? उसको लिखना भी है। और जब मेंडेलीव का फेल हो गया तो इसके बाद और आए थे एक हेनरी मोजले, उनका वर्गीकरण भी हमको अपने इस चैप्टर में पढ़ना है। तो बच्चों, यहाँ पर जो आपने आज ये डोबेराइनर और न्यूलैंड्स के जो सिद्धांत पढ़े हैं, इनको सिद्धांत वैज्ञानिकों के नाम और थोड़ी सी इनकी जानकारी हमको ध्यान में रखनी है। इसके आगे अगले वीडियो में हम आपको मेंडेलीव के द्वारा जो तत्वों का वर्गीकरण दिया गया, उसने वर्गीकरण के लिए एक आवर्त सारणी भी बनाई है। तत्वों के वर्गीकरण की आवर्त सारणी बनाने का श्रेय सबसे पहले मेंडेलीव को ही जाता है। तो मेंडेलीव की आवर्त सारणी के बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों?